बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लर्न करेंगे दैट इज रेंसिस लिकर्ट 4 सिस्टम्स ऑफ मैनेजमेंट, या इनको लीडरशिप स्टाइल्स भी कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप हमारी हर आने वाली नई वीडियो को देख सकें। आइए अब हम लर्न करते हैं रेंसिस लिकर्ट 4 systems of management। सबसे पहले हम बात करते हैं overview of the theory। In 1960s, American psychologist Dr. Francis Likert, who conducted an extensive research on management or leadership in almost more than 200 organizations। 1960 में एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम डॉक्टर फ्रांसिस लिकर्ट था, उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी डिटेल रिसर्च की, और ये रिसर्च ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 3 डेकेड्स पर बेस करती थी, और इसमें मोर देन 200 ऑर्गेनाइजेशंस को एज अ केस स्टडी के तौर पर लिया गया। अपनी रिसर्च के बाद उन्होंने वेरियस मैनेजमेंट या लीडरशिप स्टाइल्स को डिस्कवर किया। आगे देखते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, रोल्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स इन ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स या उसके ऑपरेशंस में। इस पूरी स्टडी का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो एक रिलेशनशिप बिल्ड करना था बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, या लीडर एंड फॉलोअर, या आप कह सकते हैं एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के दरमियान। फिर इस रिलेशनशिप में रोल्स को डिफाइन किया गया, किसने क्या करना है, मैनेजर क्या काम करेगा, क्या ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, इसी तरह एम्प्लॉइज वो क्या काम करेंगे, उनकी और ड्यूटीज जो है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। और फिर रेंसिस और उसकी टीम ने यह देखा कि जो रिलेशनशिप डेवलप होता है बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट, उसके ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर क्या असरात आते हैं। उससे उन्होंने फिर अपनी इस रिसर्च के बाद, अपने इस ऑब्जेक्टिव के बाद, रेंसिस ने 4 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम्स, या आप ये कह सकते हैं कि 4 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप को डिस्कवर किया। आइए वन बाय वन उनको भी हम डिटेल में देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने कहा कि रेंसिस ने अपनी 30 साल रिसर्च के बाद 4 स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम या लीडरशिप स्टाइल्स को डिस्कवर किया, और वो क्या है वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेटिव, सेकंड इज कॉल्ड बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, थर्ड वन इज कंसल्टेटिव, एंड फोर्थ वन इज पार्टिसिपेटिव। हम वन बाय वन हर एक को समझने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। पहला जो हमें मैनेजमेंट या लीडरशिप स्टाइल बताया रेंसिस लिकर्ट ने, दैट इज एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेरियन। अब इसमें क्या होता है वो भी समझते हैं। इन दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, द जॉब ऑफ एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट्स इज डिफाइंड बाय द टॉप मैनेजर्स और अदर with a high status in the organization like CEO. The subordinates do not participate in the decision making. The organization's sole concern is completion of work. Fear and threats may be used to ensure completion of tasks. Flow of communication is from top to down. अब इस सारी बात का क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इस मैनेजमेंट सिस्टम में हमें बताया जा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना एक ओवरऑल हायरार्किकल स्ट्रक्चर रखती है। मींस के टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है और देन लोअर मैनेजमेंट है। एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट या लीडरशिप में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के तमाम फैसले टॉप मैनेजमेंट करती है। मींस के सबऑर्डिनेट्स ने क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन सा रिसोर्स कब कहां इस्तेमाल करने हैं, कितने रिसोर्सेज चाहिए। अल्टीमेटली तमाम फैसले ऑर्गेनाइजेशन के वो टॉप मैनेजमेंट ही करती है, और टॉप मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। अब इस सिस्टम के मुताबिक टॉप मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते और ना ही वो उनको रिलायबल समझते हैं। इसी वजह से वो मिडिल और लोअर मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व ही नहीं करते। जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है वो सारी की सारी टॉप मैनेजमेंट ने करनी है, और फिर वो अपनी डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई आर्गुमेंट भी नहीं चाहते हैं। वो हर हाल में चाहते हैं कि एम्प्लॉइज उनके डिसीजंस के मुताबिक कंप्लायंस को इंश्योर करें। आप ये भी देखिए कि इस स्टाइल में एक एम्प्लॉय अपनी ड्यूटीज तक वो खुद डिफाइन नहीं कर सकता। मोर ओवर इस स्टाइल में टॉप डाउन कम्युनिकेशन अप्रोच हमें नजर आ रही है। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपसे जिक्र किया
कि स्टाइल में ये कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर रखती है, मीन एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्किकल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करती है। तो उसका मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन भी हायरार्किकल होगी, यानी कि टॉप मैनेजमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया तो वो कम्युनिकेट करेंगे मिडिल मैनेजमेंट को, मिडिल मैनेजमेंट जो आगे कम्युनिकेट करेगी जो है लोअर मैनेजमेंट को। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो लोअर मैनेजमेंट पे जो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की तमाम डिसीजन मेकिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट कर रही है और टॉप मैनेजमेंट ही ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर की जिम्मेदार है। लेकिन लोअर मिडिल मैनेजमेंट पे वो लोग अगर कोई अपनी ड्यूटी में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में किसी किस्म की कोई कुताही करते हैं तो फिर उनको पनिशमेंट भी मिलती है। मींस लोगों से जो काम लेने का तरीका है वो एक फियर और थ्रेट के जरिए आ रहा है कि लोगों को जॉब का थ्रेट देकर, उनको जो है सैलरी डिडक्शन का थ्रेट देकर फियर के साथ उनसे काम लिया जा रहा है, फियर के साथ टू गेट द जॉब डन। एक खौफ की तलवार उनके सर के ऊपर लटक रही है। और जब भी देखें कि जब क्रेडिट लेने का टाइम आता है तो फिर वो टॉप मैनेजमेंट आगे आ जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्लॉइटिव अथॉरिटेरियन। और ये स्टाइल बहुत हद तक टेलिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप भी है। अब देखें टेलिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप में क्या होता है कि एक लीडर या मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट्स का रोल डिफाइन कर देता है, मींस कि वो डिफाइन करता है कि उसने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। एक एक चीज डिफाइन होती है, उसमें एम्प्लॉय को या सबऑर्डिनेट को खुद से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, उसको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, उसको तमाम प्रोसेस बनाकर उसको समझा दिए जाते हैं, उसने बस सिर्फ उनके मुताबिक काम करना है। मींस के लीडर या मैनेजर वो बताता है क्या करना है, वो सुनता नहीं है, वो किसी से इनपुट नहीं लेता, सारे डिसीजन मेकिंग वो खुद कर रहा होता है। तो यहां पे भी रेंसिस ने भी जो हमें बताया एक्सप्लॉइटेटिव जो है अथॉरिटेरियन स्टाइल, यहां पे भी क्या हो रहा है कि तमाम रोल जो है वो टॉप मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है। तो दिस इज समहाउ ये जो है ये टेलिंग स्टाइल ऑफ लीडरशिप ही है। मजीद आगे चल के देखते हैं वो क्या है। सेकेंड स्टाइल इज बेनोवलेंट अथॉरिटेरियन। इसमें क्या है वो भी देखते हैं। जस्ट एज एन exploitative authoritarian system, decisions are still made by the top management of the organization. However, employees are motivated through rewards rather than fear and threats. Information may flow from subordinates to managers, but it is restricted to what management wants to hear. अब इस सारी बात का क्या मतलब है? देखिए, ये जो मैनेजमेंट स्टाइल है बेनोवलेंट अथॉरिटेरियन, ये भी एक्सप्लॉइटेटिव अथॉरिटेरियन की तरह इसमें भी तमाम डिसीजन मेकिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट ही कर रही है। तो फिर फर्क क्या हुआ इन दोनों में, बेनोवलेंट में और एक्सप्लॉइटेटिव में? एक्सप्लॉइटेटिव में भी क्या हो रहा था कि तमाम डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट कर रही है। अब यहां पे भी कहा गया बेनोवलेंट के अंदर भी तमाम डिसीजन मेकिंग जो है वो टॉप मैनेजमेंट करी है। देखिए, इन दोनों के दरमियान जो मेजर फर्क है, एक्सप्लॉइटेटिव के अंदर क्या था कि टॉप मैनेजमेंट फियर और थ्रेट के साथ, मींस जॉब थ्रेट्स के साथ, नौकरी से निकाल देंगे, सैलरी काट देंगे, मींस थ्रेट्स के साथ दे गेट द जॉब डन, वो काम ले रहे हैं। जबकि बेनोवलेंट के अंदर क्या हो रहा है कि वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट कर रहे हैं थ्रू रिवॉर्ड्स रादर देन फियर एंड थ्रेट्स, कि जो अच्छी परफॉर्मेंस देगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। मजीद अगर आप देखें तो ये जब अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको रिवॉर्ड्स की, तो इसका मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट आपके ऊपर ट्रस्ट कर रही है, वो आपको रिलायबल समझती है, वो आपको ट्रस्टवर्दी समझती है। और फिर यहां पे टू वे कम्युनिकेशन भी हो रही है। मींस के जो एक्सप्लॉइटिव में था वहां पे टॉप टू बॉटम अप्रोच थी कम्युनिकेशंस की। मींस के टॉप मैनेजमेंट ने एक पैगाम देना है या कोई इंस्ट्रक्शंस पास करनी है तो वो टॉप टू बॉटम आएंगी, बॉटम टू आप कोई सजेशंस वगैरह नहीं जाएंगी एक्सप्लॉइटिव के अंदर। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे कहा गया कि ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो चल सकती है फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू मैनेजर। अब इससे क्या मुराद है? देखिए कि अगर ये एक्सेप्टेबल है कि सबऑर्डिनेट्स टू मैनेजर्स भी कम्युनिकेशन हो सकती है या कोई इनपुट दी जा सकती है, तो ये एक हद तक है, किसी किस्म की कोई नेगेटिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मींस के ट्रस्ट का मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट किया जाए। आप जब भी कोई गलती करेंगे आपकी खचाई होगी, और अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, कोई अच्छी रिकमेंडेशन है, तो वो बस उतनी ही सुनी जाएगी जितना वो सुनना चाहते हैं, बहुत डिटेल में आपको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाएगी, क्योंकि तमाम डिसीजन जो हैं वो उन्होंने ही लेने हैं टॉप मैनेजमेंट में। फिर यहां पे एक नुकसान ये होता है कि जो एम्प्लॉय है वो ये समझता है कि मेरी बात को तो ज्यादा वैल्यू तो दी नहीं जाएगी, तो मुझे फिर आइडियाज भी अपने शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अगर आपके पास कोई अच्छी सजेशंस हैं तो वो आप हमें दें, और अगर मैं अपनी तरफ से कोई अच्छी सजेशंस देता हूं और उसको आगे कोई समझता नहीं है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अपनी कोई सजेशन आपके साथ शेयर करनी चाहिए।
तो ज्यादातर फिर एम्प्लॉइज जो है वो रिस्ट्रिक्ट रहते हैं, वो अपने आइडियाज शेयर नहीं करते। तो नाउ डियर, अभी तक हमने इन दोनों स्टाइल्स को समझा। पहला था एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेरियन, उसके अंदर क्या बात थी कि टॉप मैनेजमेंट तमाम डिसीजंस ले रही है और वो अपने डिसीजंस को एग्जीक्यूट करवा रही है थ्रू मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट के जरिए, और टॉप मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है, और वो अपने सबऑर्डिनेट से फियर और थ्रेट के जरिए काम ले रही है। बेनेवोलेंट के अंदर क्या हो रहा है कि अभी भी तमाम डिसीजन मेकिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट ले रही है, लेकिन रादर कि वो कोई फियर या थ्रेट को एज अ टूल यूज करे, वो अपने एम्प्लॉय से अगर काम ले रहे हैं तो उनको मोटिवेशन के जरिए, उनको रिवार्ड्स के जरिए, उनको बेनिफिट्स के जरिए उनको मोटिवेट करते हैं टू गेट द जॉब डन एज पर स्टैंडर्ड्स। मजीद आगे दोनों जो है मैनेजमेंट या लीडरशिप स्टाइल्स रेंसेस ने बताए, वो क्या कहते हैं, आइए उनको भी देख लेते हैं। तीसरा जो मैनेजमेंट या लीडरशिप स्टाइल हमें बताया रेंसेस लिकर्ट ने, दैट इज कंसल्टेटिव। इसमें क्या ही होगी देख लेते हैं। In this type of management system, subordinates are motivated by rewards and degree of involvement in the decision-making process. Management will constructively use subordinates' ideas and opinion. देखिए, इस स्टाइल में हमें बताया जा रहा है कि सबॉर्डिनेट्स को बकायदा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जा रहा है और उनको जो है मोटिवेट किया जा रहा है थ्रू रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स के जरिए। मजीद अगर हम देखें कि यहां पे सबॉर्डिनेट्स के ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है, उनको वैल्यू दी जा रही है, उनसे ओपिनियंस, उनसे आइडियाज लिए जा रहे हैं, तो डिसीजन मेकिंग जो है वो बेसिकली म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन के साथ है। मींस के डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉइज भी इन्वॉल्व है और मैनेजमेंट भी है। मजीद आगे चल के देखते हैं। However, involvement is not too much and major decisions are still made by the senior management. Means के इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं, बेशक उन्होंने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने अपनी इनपुट दी है, बट दे आर नॉट द फाइनल डिसीजन मेकर। फाइनल डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? फाइनल डिसीजन मेकिंग स्टिल इन द हैंड ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। इसका मतलब है जिस तरह एक्सप्लॉयटेटिव में भी फाइनल डिसीजन तो तमाम डिसीजन ले रही थी जो टॉप मैनेजमेंट, बेनेवोलेंट में क्या हुआ, उसमें भी तमाम डिसीजन जो ले रही थी वो टॉप मैनेजमेंट ले रही थी। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे कंसल्टेशन हुई है मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट्स के दरमियान, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के दरमियान, लीडर और फॉलोअर के दरमियान आपस में डिस्कशन हुई है। डिस्कशन में लोगों से आइडियाज लिए गए हैं, उनसे सजेशंस ली गई हैं, रिकमेंडेशंस, ओपिनियंस लिए गए हैं और उसके बाद उनको एनालाइज किया है और अल्टीमेटली फिर जो फाइनल डिसीजन है वो टॉप मैनेजमेंट दे रही है। मोर ओवर इंफॉर्मेशन में आल्सो फ्लो फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू मैनेजमेंट, और यहां पे भी क्या है कि इंफॉर्मेशन जो है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू मैनेजमेंट। मीन अगर सबऑर्डिनेट्स को कोई इश्यूज हैं या कोई बात है तो वो उन कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ, लेकिन उनको अपना हायरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। मींस कि अगर लोअर मैनेजमेंट पे है तो उसको अपने मिडिल मैनेजमेंट के मैनेजर को बताना पड़ेगा, फिर मिडिल मैनेजमेंट आगे टॉप मैनेजमेंट को जाके बताएगा। अगला लीडरशिप स्टाइल देखते हैं। चौथा जो स्टाइल हमें बताया दैट इज पार्टिसिपेटिव। इसमें क्या होता है वो भी देखते हैं। मैनेजमेंट हैव कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन देयर सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉइज, कम्युनिकेशन इज फ्री एंड सबऑर्डिनेट्स आर फुली इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग। Employees throughout the organization feel responsible for achieving the organization's objective. Subordinates comfortably express opinions and engage in teamwork. क्या मतलब वो इस बात का? देखिए, इस स्टाइल के तहत लोअर लेवल एम्प्लॉइज जो हैं वो सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हैं क्योंकि टॉप मैनेजमेंट उन पर ट्रस्ट करती है और उस ट्रस्ट की वजह यह है उनका तजर्बाकार होना, उनका नॉलेजेबल होना, उनके पास रेलिवेंट स्किल्स का होना। मींस के उन्हें उनकी नॉलेजेबिलिटी स्किल्स की बुनियाद पर ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। मींस के टॉप मैनेजमेंट बहुत ज्यादा वैल्यू देती है किसको? लोअर मैनेजमेंट को। एम्प्लॉइज के पास भी मुकम्मल फ्रीडम होता है, वो भी किसी किस्म के इश्यूज ओपनली डिस्कस करते हैं अपने सुपीरियर्स के साथ। अगर मिडिल मैनेजमेंट या लोअर मैनेजमेंट को किसी भी तरह के कोई इश्यूज या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो उनके पास एक चॉइस होती है कि वो बकायदा अपनी टॉप मैनेजमेंट के साथ फ्रीली वो अपने मैटर्स जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। मजीद अगर देखें तो यहां पर रिवार्ड सबके लिए कॉमन है।
सबको इंकरेज किया जा रहा है कि वो एक टीम के तौर पर काम करें, और तमाम बातें स्टाइल को और ज्यादा इंप्रेसिव बना देती हैं। मिसाल के तौर पे वो क्या रिवार्ड्स की बात करता है, ये स्टाइल ओपन कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, यहां पे फ्री कम्युनिकेशन दे रहा है, टीम वर्क को इंकरेज कर रहा है, और अल्टीमेटली इस किस्म के स्टाइल में चूंकि लोग सब मिलकर काम कर रहे होते हैं, लोगों को वैल्यू दी जा रही होती है, सब इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के अंदर, तो ऐसी जगह पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी कम होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। स्टे ब्लेस्ड।